नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त यात्रा की गहराई में उतर रहे हैं जो हिम्मत, मुश्किलों और हाँ, खुद को खोजने की कहानी है। बिल्कुल। ये कहानी रॉबिन डेविडसन की किताब ट्रैक्स के कुछ हिस्सों पर आधारित है। हाँ, 1970s में ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में अकेले ऊंटों के साथ 1700 मील का सफर। सोचिए जरा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक सफर की कहानी नहीं है। ये उस दौर के ऑस्ट्रेलिया की, इंसानी जज्बे की हदों की और कह सकते हैं कि एक औरत के अकेले सब कुछ झेल जाने की भी कहानी है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास किताब के वो हिस्से हैं जो रॉबिन के एलिस स्प्रिंग्स पहुंचने से लेकर आप कह सकते हैं उनके पूरे सफर और जो बदलाव उनमें आए उनको दिखाते हैं। तो आज हम इस कहानी से क्या समझना चाहते हैं? क्या मकसद है हमारा? देखिए, मकसद है रॉबिन की हिम्मत को समझना, उनके सामने जो मुश्किलें आई, बाहरी भी और अंदरूनी भी, और सबसे जरूरी वो जो बदलाव था। जो इस मुश्किल सफर ने उनमें लाया, मतलब रेगिस्तान ने उन्हें कैसे बदला और उन्होंने समाज और खुद के बारे में क्या सीखा, ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एलिस स्प्रिंग्स से। रॉबिन वहां पहुंचती हैं। किताब में जैसा लिखा है, सिर्फ एक कुत्ता, $6 और कुछ बेकार से कपड़ों के साथ। ये तो बड़ी मुश्किल शुरुआत लगती है। हाँ बिल्कुल। और आते ही उन्हें शहर का वो अजीब सा दबावा सा माहौल महसूस होता है। हम्म। लेकिन शायद उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वहां का नस्लवाद। ओ। उन्हें साफ साफ चेतावनी दी गई थी कि आदिवासी लोगों से दूर रहो, उनके साथ मिलना जुलना ठीक नहीं, खतरनाक है। ये तो डरावना है। मतलब शहर में घुसते ही ये सुनने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। ये उस समाज में जो गहरे बैठा हुआ पूर्वाग्रह था, जो नफरत थी, उसको दिखाता है। श्वेत आबादी और आदिवासी लोगों के बीच जैसे एक दीवार थी। हम्म। रॉबिन को यह आते ही महसूस हो गया और ये चीज उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। और उनका सपना, वो रेगिस्तान पार करने का, $6 में ऊंट कैसे मिलते भला? नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं। यहीं से तो असली संघर्ष शुरू होता है। उन्हें पैसों की जरूरत थी, ऊँटों की जरूरत थी। हम्म। और इसी तलाश में उनकी मुलाकात होती है कर्ट पॉसल से, एक ऐसा किरदार जिसे मुझे लगता है भूलना मुश्किल है। कर्ट पॉसल। हाँ हाँ, किताब में उनका जिक्र काफी दिलचस्प है। कुशल कारीगर, लेकिन सनकी और क्रूर भी। ये कैसा मेल है? बिल्कुल विरोधाभासी। वो ऊँटों को साधने में माहिर था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उतना ही बेरहम भी। जरा सी गलती पर ऊँटों की ऐसी पिटाई करता था, बेरहमी से, कभी कभी तो जंजीर से भी। अरे बाप रे। रॉबिन जो ऊँटों से इतना लगाव रखती थी, उनके लिए देखना बहुत ही दर्दनाक था। समझ सकती हूँ। कर्ट ने वादा भी किया कि काम के बदले 3 ऊँट देगा, पर रॉबिन को जल्दी ही समझ आ गया कि कर्ट बस उसे इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ एक जरूरी बात सामने आती है। कैसे जरूरत और मजबूरी इंसान को ऐसी मुश्किल जगह पर खड़ा कर देती है जहाँ उसे पता होता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन हाँ, लेकिन उसके पास कोई चारा ही नहीं होता। सही कहा। रॉबिन बिल्कुल फंसी भी महसूस कर रही थी। कर्ट का गुस्सा, उसकी वो अजीब मांगें, जैसे साफ सफाई का हद से ज्यादा ध्यान रखना, ये सब वो झेलती रहीं। सिर्फ ऊंटों के लिए? हाँ, क्योंकि वो ऊँटों का सपना पूरा करना था। फिर पैसों के लिए उन्होंने एक पब में भी काम किया। वहाँ का अनुभव कैसा रहा? वो भी कुछ कम नहीं था, आंखें खोलने वाला। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई मर्दों के स्त्री द्वेष और नस्लवाद का एक और पहलू देखने को मिला। अच्छा। पब में आदिवासियों के लिए अलग सेक्शन थे। कुछ जगहों पर तो उनका जाना बिल्कुल मना था। ये बंटवारा बहुत साफ था। रॉबिन ने पुलिस को एक बूढ़ी आदिवासी महिला से बदसलूकी करते हुए भी देखा, और वो बेबस थी, कुछ कर नहीं पाई। ये गुस्सा और बेबसी उन्हें अंदर तक हिला देती है। इतनी सारी मुश्किलों के बीच क्या कोई उम्मीद की किरण थी? कोई सहारा मिला उन्हें? हाँ, 2 जगह से कह सकते हैं। एक तो कर्ट की पत्नी थी, ग्लैडी, जो खुद कर्ट से परेशान थी, वो रॉबिन की दोस्त बन जाती है। अच्छा। और दूसरा साले मोहम्मद नाम के एक बुजुर्ग अफगान ऊंट वाले से उन्हें मदद मिलती है। वो उन्हें 2 जंगली ऊंट देने का वादा करते हैं। ये रॉबिन के लिए एक बड़ी राहत की बात थी। अच्छा, तो चलो, ऊंट मिल गए। फिर तो सफर की तैयारी शुरू हुई होगी। हाँ, साले से ऊंट मिलने के बाद वो बासो फार्म नाम की जगह पर रहने लगी। ये उनके लिए थोड़ी आज़ादी का समय था, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई। जैसे? अब उन्हें जंगली ऊंटों को साधना था, ट्रेन करना था, जो बिल्कुल आसान काम नहीं था। और इसी दौरान शायद वो आदिवासी समुदाय के और करीब आई, है ना? बिल्कुल। उनके पड़ोसी आदिवासी थे, जैसे एडा बैक्स्टर, और बच्चे थे फ्रैंकी जॉनी। रॉबिन ने उनकी जिंदगी की सच्चाइयों को, मतलब गरीबी, शिक्षा की कमी, रोजमर्रा का नस्लवाद, सरकारी नीतियों का असर, इन सबको बहुत पास से देखा। हम्म। किताब में जिक्र है कि कैसे बच्चों के स्कूल का जो सिलेबस था वो उनकी जिंदगी से बिल्कुल कटा हुआ था, या कैसे शिक्षकों का रवैया अक्सर खराब होता था।
ये सब दिखाता है कि कैसे पूरी व्यवस्था ही उन्हें हाशिए पर रखती थी। ये जानना जरूरी है कि रॉबिन सिर्फ अपनी यात्रा पर ही ध्यान नहीं दे रही थी, वो आसपास के समाज की जटिलताओं को भी समझ रही थी। उनकी दोस्ती जेनी और टोली जैसे श्वेत कार्यकर्ताओं से भी हुई। हाँ, जो आदिवासी अधिकारों के लिए काम कर रहे थे। अच्छा। ये रिश्ते उनके लिए एक तरह का इमोशनल सपोर्ट बने। टोली ने तो बाद में उनकी यात्रा की तैयारी में भी बहुत मदद की, खासकर वो ऊंटों पर सामान लादने के लिए जो खास तरह की काठी होती है, पैक सैडल, हाँ, उसे बनाने में। ये बड़ा मुश्किल काम था, जिससे रॉबिन ने खुद सीखा। टोली मजाक में कहते थे, कीलो से प्यार करना सीखो। कीलो से प्यार करना सीखो। पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था शायद। उन्हें कुछ बड़े झटके भी लगे इस दौरान। हाँ, बहुत बड़े झटके। एक तो अखनाटन नाम का कौवा था जिसे वो पालती थी, वो चोरी करने लगा और फिर एक दिन उड़ गया। लेकिन सबसे बड़ा सदमा था केट नाम की ऊंटनी की मौत। कांच पर बैठने से उसे चोट लगी थी जो बाद में इन्फेक्शन बन गई। महीनों देखभाल की, इलाज किया, लेकिन रॉबिन को आखिरकार उसे दर्द से मुक्ति देने के लिए गोली मारनी पड़ी। उफ, ये तो बहुत ही दर्दनाक रहा होगा। महीनों की मेहनत और लगाव के बाद खुद ऐसा करना। इसने रॉबिन को बिल्कुल तोड़ दिया था। वो गहरे डिप्रेशन में चली गई। कर्ट का डर भी उन्हें सता रहा था। ओह। एक रात तो उन्होंने आत्महत्या तक का सोच लिया था, लेकिन किस्मत से ग्लैडी वहां आ गई और वो रुक गई। ये दिखाता है कि वो मानसिक रूप से किस हद तक टूट चुकी थी उस वक्त। क्या कमाल की हिम्मत थी उनमें कि वो फिर भी खड़ी हुई। और फिर उन्हें अपने वो ऊंट कैसे मिले जिनसे उन्होंने आखिरकार सफर किया, डूकी, बब और जेलिका। ये भी एक अजीब कहानी है। कर्ट ने वो खेत बेच दिया। जो नए मालिक आए वो रॉबिन के पुराने ऊंट डूकी के गुस्से वाले स्वभाव से डर गए। अच्छा। और उसे रखना नहीं चाहते थे। तो आखिरकार एक तरह से किस्मत से रॉबिन को अपने तीनों ऊंट डूकी, बब और जेलिका मिली गए। बड़ी अजीब विडंबना थी ये। वाकई। और फिर कहानी में नेशनल ज्योग्राफिक और फोटोग्राफर रिक स्मूलन की एंट्री होती है। इसने तो कहानी का रुख ही बदल दिया होगा। बिल्कुल। रिक ने नेशनल ज्योग्राफिक से स्पॉन्सरशिप दिलवाई। $4000 मिले, जो यात्रा के लिए बहुत जरूरी थे। लेकिन यहीं रॉबिन के मन में एक नैतिक दुविधा खड़ी हो गई। कैसी दुविधा? उन्हें लगा कि ये पैसा लेकर और रिक को साथ आने की इजाजत देकर उन्होंने अपनी यात्रा की जो पवित्रता थी, जो उसकी निजी खोज वाली भावना थी, उससे समझौता कर लिया है। ये एक क्लासिक दुविधा है ना? अपनी जरूरतें पूरी करने और अपने आदर्शों पर टिके रहने के बीच का तनाव। क्या उन्हें लगा कि उनकी अकेली यात्रा अब अकेली नहीं रही? हाँ, बिल्कुल यही उनकी चिंता थी। रिक की मौजूदगी, वो कैमरा, बाहरी दुनिया की उम्मीदें, उन्हें लगा कि ये सब उनके सफर के मूल मकसद को, उसकी रूह को बदल देगा। रेडियो सेट ले जाने पर भी ऐसी ही बहस हुई थी। वो नहीं चाहती थी, पर सुरक्षा कारणों और दूसरों के दबाव में उन्हें मानना पड़ा। ये समझौते उनके अंदर एक कश्मकश पैदा कर रहे थे। तो इन सब तैयारियों, समझौतों और इतने सारे भावनात्मक उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार वो दिन आया जब रॉबिन एलिस स्प्रिंग्स से निकल पड़ी। पहला एहसास कैसा था? आजादी का, बिल्कुल। अकेले होने का सुकून। हाँ। लेकिन ये सुकून जल्दी ही हकीकत की कठोरता से टकराया। रास्ता खोजना मुश्किल था, नक्शे हमेशा भरोसेमंद नहीं थे। उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि ये कोई रोमांटिक एडवेंचर नहीं, बल्कि जीने मरने की लड़ाई है। एक घटना का जिक्र है जब बऊप का सैडल फिसल गया और रॉबिन लगभग एक पहाड़ी से नीचे गिरते गिरते बची। इसने उन्हें उनकी सीमाओं और डर का एहसास कराया। और बाहरी दुनिया, पर्यटक वगैरह मिले रास्ते में? हाँ, उनसे सामना हुआ और अक्सर अनुभव अच्छा नहीं रहा। लोग असंवेदनशील थे, दखल देते थे। जब वो आयर्स रॉक पहुंची, जिसे अब उलुरू कहते हैं, हाँ। तो पर्यटकों की भीड़ और उस पवित्र जगह के अनादर को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। क्या? यहाँ उन्हें आदिवासी संस्कृति के अपमान का गहरा एहसास हुआ। और रिक के साथ रिश्ते कैसे रहे सफर के दौरान? जो डर उन्हें था, वो तनाव बढ़ता ही गया। फोटोग्राफी का तरीका, आदिवासी संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता, इन बातों पर उनके बीच झगड़े होते थे। रॉबिन को लगता था कि रिक उनकी यात्रा की गहराई को, उसकी आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं और उनकी मौजूदगी अनुभव को खराब कर रही है। इस अकेले सफर में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात मिस्टर एडी से हुई। ये कौन थे? हाँ, डॉकर रिवर में जब उनका ऊंट डूकी घायल हो गया और रॉबिन को वहां लंबा इंतजार करना पड़ा, तब उनकी मुलाकात मिस्टर एडी नाम के एक बुजुर्ग आदिवासी व्यक्ति से हुई। अच्छा। और एडी ने उनके साथ आगे के सफर पर चलने का फैसला किया। ये रॉबिन के लिए एक, आप कह सकते हैं, परिवर्तनकारी अनुभव था। परिवर्तनकारी कैसे? क्या खास था एडी के साथ सफर करने में? उनके बीच शब्दों का ज्यादा आदान प्रदान नहीं हुआ, पर एक गहरा रिश्ता बन गया। एडी ने उन्हें रेगिस्तान को पढ़ना सिखाया,
पानी कहाँ मिलेगा, जानवर कहाँ हैं, जमीन क्या कह रही है। वाह। रॉबिन ने प्रकृति के साथ एक ऐसा जुड़ाव महसूस किया जो पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने समय की एक अलग धारणा महसूस की जो घड़ी से नहीं चलती बल्कि सूरज और मौसम से चलती है। ये तो कमाल का अनुभव रहा होगा। किताब में एडी की बुद्धि और गरिमा का भी जिक्र है, खासकर जब वो पर्यटकों से मजाक करते हैं। हाँ, वो किस्सा बहुत मजेदार है। जब कुछ पर्यटक उनकी तस्वीरें लेना चाहते थे तो एडी ने मजाक में उनसे $3 मांग लिए। ये उनकी हाजिर जवाबी और गरिमा दिखाता है कि कैसे वो बाहरी दुनिया से अपनी शर्तों पर निपटते थे। रॉबिन ने एडी और उनकी पत्नी विंचा के बीच गहरा प्यार और सम्मान भी देखा, जिसने आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में उनकी बनी बनाई धारणाओं को तोड़ा। एडी के जाने के बाद रॉबिन फिर अकेली हो गई, गिब्सन रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच। ये शायद उनकी यात्रा का सबसे तीव्र, सबसे गहरा दौर रहा होगा। बिल्कुल, ये पूरी तरह अकेलेपन और आत्मखोज का चरम था। वो लिखती हैं कि कैसे रेगिस्तान आपको बदल देता है। आप प्रकृति के उस जाल का हिस्सा बन जाते हैं। मैं की भावना जैसे घुलने लगती है, मिटने लगती है। डर भी रहता है, लेकिन वो डर एक जरूरी हिस्सा बन जाता है। आपको चौकन्ना रखता है और अकेलापन वो गायब हो जाता है क्योंकि आप हर चीज से जुड़े हुए महसूस करते हैं। प्रकृति के साथ पूरी तरह एकाकार हो जाना, ये सुनने में बहुत गहरा अनुभव लगता है। लेकिन इसी चरम पर, इसी जुड़ाव के एहसास के बीच एक बड़ी त्रासदी हुई। हाँ, सबसे बड़ी त्रासदी। उनकी प्यारी कुतिया डिगिटी, जिसने पूरे सफर में उनका साथ दिया था, उनका सहारा थी। हाँ, वो जहर खा लेती है। शायद किसी जानवर को मारने के लिए कोई जहरीला चारा रखा गया था और डिगिटी ने वो खा लिया। ओ नहीं। रॉबिन ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में उसे तड़पता देखकर उन्हें उसे गोली मारकर दर्द से मुक्ति देनी पड़ी। हे भगवान, डिगिटी तो सिर्फ एक कुत्ता नहीं थी उनके लिए, वो उनकी साथी थी, रक्षक थी, उनका भावनात्मक सहारा थी। बिल्कुल, सब कुछ थी। डिगिटी की मौत ने रॉबिन को पूरी तरह तोड़ दिया। वो लिखती हैं कि उस पल ऐसा लगा जैसे सफर का मकसद ही खत्म हो गया। वो भावनात्मक रूप से बिल्कुल शून्य हो गई। डिगिटी की मौत एक तरह से उस अंदरूनी सफर के अंत का प्रतीक बन गई। इसके बाद तो बस सफर खत्म करने की बात रह गई होगी, मतलब मंजिल तक पहुंचने की। हाँ, अब लक्ष्य सिर्फ विलूना शहर पहुंचना था। लेकिन तब तक बाहरी दुनिया तक कैमल लेडी की कहानी पहुंच चुकी थी और वो एक सनसनी बन चुकी थी। अच्छा। प्रेस उनका पीछा करने लगी, रॉबिन को छिपना पड़ा। ये उनके लिए बहुत अजीब और परेशान करने वाला अनुभव था। कैसे उनकी इतनी निजी, इतनी कठिन यात्रा एक सार्वजनिक तमाशा बन गई थी। ये बात वाकई सोचने वाली है। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो असाधारण था, पर वो खुद को असाधारण नहीं मानती थी। बिल्कुल, वो यही कहती हैं कि समाज ने उन्हें एक मिथक बना दिया जो सच से बहुत अलग था। उनका मानना था कि कोई भी ऐसा सफर कर सकता है, बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। इसमें कोई रहस्य या कोई खास बात नहीं है। खैर, दोस्तों की मदद से, जिनमें रिक भी शामिल थे, और रास्ते में मिले स्टेशन वालों की मदद से वो आखिरकार आगे बढ़ी। जिलिका, उनकी एक ऊँटनी, बीमार भी हुई, जिसने एक और चिंता खड़ी की, पर वो ठीक हो गई। और फिर अंत में वो समुद्र तक पहुंच गई, हिंद महासागर। हाँ, आखिरकार वो हिंद महासागर के तट पर पहुंची। ऊंटों ने पहली बार समुद्र देखा और वो हैरान थे, उत्साहित थे। वो एक बड़ा पल था, बेशक। लेकिन रॉबिन के लिए ये अंत कैसा था? क्या उन्हें वो संतुष्टि मिली जिसकी तलाश में वो शायद निकली थी? शायद नहीं। किताब के अंत में एक अधूरेपन का एहसास है। उन्हें लगा जैसे सफर का असली सार कहीं पीछे छूट गया है, शायद डिगिटी की मौत के साथ ही। वो बाहरी दुनिया के दबाव और आने वाले कल्चर शॉक, मतलब रेगिस्तान की जिंदगी से निकलकर वापस शहरी समाज में ढलने की चुनौती, उसको लेकर डरी हुई थी, आशंकित थी। तो एक तरह से मंजिल पर पहुंचकर भी सफर पूरा नहीं हुआ अंदर से। शायद यही वो कहना चाहती हैं कि यात्राएं कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती हैं। सफर जारी रहता है, अंदर भी और बाहर भी। रॉबिन डेविडसन का ये सफर हमें वाकई बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। हिम्मत, डर, अकेलापन, प्रकृति से जुड़ाव, समाज का दबाव, निजी अनुभव का सार्वजनिक हो जाना, कितनी सारी परतें हैं इसमें। बिल्कुल। और ये सवाल छोड़ जाता है कि जब एक इतनी निजी खोज दुनिया के सामने आ जाती है तो क्या उसका मतलब बदल जाता है? क्या बाहरी दुनिया का शोर हमें अपने अंदर की आवाज सुनने से रोकता है? और क्या वाकई कोई सफर कभी पूरी तरह खत्म होता है, या वो किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे साथ चलता रहता है? ट्रैक्स सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान को पार करने की कहानी नहीं है, ये शायद हर इंसान के अंदर के रेगिस्तान को समझने और उसे पार करने की हिम्मत की भी कहानी है। इस गहरी पड़ताल में आज इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।